जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, क्लास 10, विषय अर्थशास्त्र। लेसन है इसमें 5। 4 लेसन मैंने आपको पढ़ा दिए। 5 लेसन स्टार्ट है उपभोक्ता अधिकार। तो देखो बच्चों, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता को अधिकार किस तरह से मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता कौन है। व्यक्ति जब अपनी जरूरत की कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तब वह बाजार में भाग लेता है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी तो हम बाजार जाते हैं। और वह जब हम वहां से कोई चीज खरीदेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। और उत्पादक कौन होता है? जो लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम कृषि, उद्योग या सेवा में किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। तो देखो, जब कोई चीज, हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम बाजार जाएंगे और बाजार से जो हम चीज खरीदेंगे तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। आज सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक बाजार अर्थव्यवस्था है, सभी की है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। या ऐसा है ही नहीं कि किसी व्यक्ति को बाजार से कोई चीज लानी ना पड़े या एक दूसरे से कोई चीज खरीदनी ना पड़े। इस व्यवस्था के अंतर्गत बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय यानी कि खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तथा इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में हमारी भागीदारी होती है। उत्पादक कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं जिनका बाजार में क्रय होता है, जिसका बाजार में विक्रय बेचने वाला और क्रय खरीदने वाला। तो विक्रय होता है एक उपभोक्ता के रूप में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। जिस चीज की हमें कोई चीज की आवश्यकता होगी तो हम उसे खरीदेंगे, और खरीदेंगे हम किससे? जिसके पास वो चीज होगी, उसी दुकान पर जाएंगे, उसी बाजार में जाएंगे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक नहीं हो सकता तथा उत्पादक वर्ग में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो वास्तव में उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि सभी के पास भूमि नहीं है, सभी के पास उद्योग धंधे, कोई भी चीज वैसे नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे से, अगर किसी ने कोई, मान के चलते कि किसी ने कोई किसान ही है, उसके यहाँ फसल हुई है, वो बेचेगा बाजार में, जब बेचेगा या किसी उसमें बेचेगा, जो हम खरीदेंगे तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। हमें उस चीज़ की आवश्यकता है और हमारी जमीन है तो हमें खरीदनी पड़ेगी। या कपड़ा है या कोई भी चीज़ है तो हम बाजार एक दूसरे से मतलब चीज़ को खरीदना या बेचना, हमारा वो एक किस्म का एक व्यापार ही है। हर किसी व्यक्ति का कोई जो मतलब चीज़ बेच रहा है तो वो भी कहीं और से खरीद कर ला रहा है। तो जो वास्तव में उत्पादन कार्य में लगे होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। जो उपभोक्ता किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। कौन? खरीदने वालों में तो कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। कोई ये नहीं है कि बच्चे ही उस चीज की खरीदारी करते हैं या बड़े व्यक्ति करते हैं या बुजुर्ग भी करते हैं। उपभोक्ता किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, परंतु इस समय, जो आज का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में उत्पादक या विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं। शोषण किस तरह से होता है? किसी भी चीज में मान के चलिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको उस काम की कीमत, जो आप ड्यूटी दे रहे हैं या कोई काम मजदूरी कर रहे हैं और आपको उसमें पैसा दिया जा रहा है,
तो बता कुछ रहे हैं और दिया कुछ और जा रहा है, तो वो आपका शोषण ही हुआ। मान के चलिए कि कहीं व्यक्ति 8 घंटे की जॉब कर रहा है, उसको पेमेंट बता दी कितने हजार में आपको पेमेंट मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, और उसको दिखाने के लिए तो इतना बता दिया, और लेकिन उसमें से आपको जो आपको दिया चुप या आपसे लिया, उसमें से देने के बाद में आपसे रिटर्न ले लें, तो वो देते हुए तो कोई देखता नहीं है ना कि आप कितना वापस दे रहे हो, कितना आपसे मांगा गया, कितना नहीं है। तो आपको बता देने के लिए मतलब बताया गया कुछ और दिया जाता कुछ और, तो वो आपका शोषण ही हुआ। तो शोषण करते हैं। जब भारत जैसे विकासशील देशों में उपभोक्ता शोषण की समस्या अधिक गंभीर है, हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। हमें तो अपने भारत से, अपने देश से, अपने आप से ज़्यादा काम है ना, तो हम दूसरे की तो तुलना जब करें पहले हम अपने भारत में ही देख लेते हैं। अतः उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, उन्हें किस प्रकार जागरूक बनाया जा सकता है तथा उनके शोषण को कैसे रोका जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी का शोषण न किया जाए, कि उसको कैसे रोका जाए, कैसे सबको जागरूक किया जाए, सबको कैसे जानकारी मिले कि इस चीज़ में हमारा शोषण हो रहा है तो इससे बचा जा सके। उदाहरण के लिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने महाजनों और साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले जो ब्याज, साहूकार से जो किसान पैसा लेते हैं, ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं, और तो वो क्या करते हैं साहूकार, उस पर अधिक ब्याज भी लगा देता है। अगर समय पे पैसा नहीं दिया जाता, समय पे उसका ब्याज या मूल उसका दोनों तरह का पैसा नहीं चुकाया जाता, तो वो उस पर और भी ब्याज जोड़ देते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर किसान पढ़ा हुआ था या है, अभी भी है ऐसा, तो वो लिखकर भी क्या रखेगा, क्योंकि देने वाला अपने पास नोट करके लिख कर रखता है कि मैंने इतने इसमें दिया है, और वो उसे फिर मजबूर भी कर देता है। अगर लंबा समय बीत जाता है तो उसे पैसे देने के लिए कि मैं तो इतना दिया था, इतना आपका ब्याज बन गया, इतना मूल बन गया, इतना पैसा हो गया। अगर लेने वाले को याद होगा, लिखित में होगा कहीं, तो वो सही से हिसाब कर लेगा, और नहीं लिखा होगा तो उसे मजबूरी में उसको इतना ब्याज देना ही पड़ सकता है। तो किसान जो वो थे साहूकार और महाजन लोग थे, उनके लिए भी एक कानून बनाए। इसी प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई अधिनियम पारित किए हैं। श्रमिक संगठन जैसी संस्थाओं ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कठिन प्रयास किए, कठिन मेहनत की है कि जिससे इनकी मजदूरी इनको सही समय पे मिले, इनका पैसा समय पे मिले, इनको अगर हम किसी से काम ले रहे हैं तो काम के बदले उनको पैसा तो चाहिएगा, वो भी तो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं। और वे श्रम सुरक्षा नियमों का अनुपालन के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। अतः उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। सरकार को ये चीज नियम बना तो दिए हैं, लेकिन उन नियमों का पालन तो बहुत कम करते हैं। जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा, किसी भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ आपको पेमेंट बता दी गई है कि आपकी इतनी 1000 है, 10,000 है, 15 है या 20 है, आपको बता दिया इतना है, और आपकी पेमेंट अगर बैंक में भी जा रही है तो रिटर्न में तो इतनी भेजेंगे जितनी आपकी जा रही है। और जब आपसे पेमेंट होते ही तुरंत अब तो फोन पे बता दिया जाता है कि इतने पैसे वापस दे देना आगे, तो इतने पैसे आप निकाल के दोगे, देना क्या होगा, क्योंकि आपको वहाँ काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, मजबूरी है, और तो आप अगर ऑब्जेक्शन उठाओगे तो वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शोषण हुआ। तो उस पेमेंट में से आपने पैसा उनको उल्टा ही दे दिया, वापस दे दिया, और आपकी फिर पेमेंट कितनी बची, एंट्री तो उसमें इतनी हो गई जितनी उन्होंने आपको बताई थी, जितनी वहाँ से उनको देने का ये थी कि भाई इतनी पेमेंट से कम वाला यहाँ पे कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। तो ये आपका शोषण ही हुआ, पूरी पेमेंट पहुँचा दी, और लेकिन आपका वो पूरी पेमेंट आपके हाथ में नहीं आती है, उसमें से उसकी कुछ मात्रा वापस ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाजार में उपभोक्ता।
बाजार में उपभोक्ता। प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी बाजार में उपभोक्ता और उत्पादन दोनों रूप में होती है। मानव शक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। बाजार में उपभोक्ता तब साझेदार होते हैं जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। देखिए, बाजार में जब हम जाते हैं तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खरीदने जाएंगे। अगर हम उस चीज़ को खरीदेंगे तो हमारे और जो दोनों के सहयोग से बेचने वाले को खरीदने वाले के से ही तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार चलता है बाजार में। और एक मान लिया किसी ने एक चीज़ खरीदी, हमने उसे बताया दूसरा है, तो वहाँ से तो वो भी वहाँ पे जाए लेने के लिए जाएगा। तो जो खरीदते हैं, लोगों द्वारा उपभोक्ता के रूप में उपयोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। उदाहरणतः अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार कर्जदार या जो कर्जदार होते हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के नियम अपनाते हैं। जिस किसी ने कर्ज लेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई किसान है, अगर वो अपनी फसल उगाने के लिए, अपनी फसल लागत लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या और किसी तरह का अपना घर का काम करने के लिए वो किसी से कर्ज ले लेता है, पैसा ले लेता है, तो उस पर जबरदस्ती बंधन डालने के लिए नए नए नियम अपनाते हैं। नए नए नियम क्या? ब्याज ज़्यादा बढ़ाकर ले लेना, या ब्याज समय पर न देगा तो और ज़्यादा उस पर ब्याज बढ़ाएगा, या उस पर प्रेशर डालेगा, उसको मजबूर करेगा किसी न किसी चीज़ को बेचने के लिए कि मुझे तो अभी पैसा ही चाहिए। तो इसमें यही है कि एक दीप्ति जैसी महिला को मजबूर, जैसे कि उसने किसी से कर्ज लिया हो और उसने समय पे नहीं दिया। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो महिला जैसी एक दीप्ति नाम की जो महिला है, महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को बाध्य कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपनी जमीन थोड़ा बहुत बेचकर ही उससे पैसा चुकाएगी। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग कम वेतन पर कार्य करते हैं और उन परिस्थितियों को झेलते हैं, और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। अगर चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी हो, वो काम करते करते अपना घर का मतलब अपने खेती का काम करने के बावजूद भी अगर कोई वैसा काम कर रहा है प्राइवेट या कोई मजदूरी पे काम कर रहा है, तो वो कम वेतन पर भी काम करके लाके उसका पैसा पूरा करेगा और अपने घर का खर्च भी चलाएगा, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े। बाजार में उपभोक्ता को सुरक्षित रखने के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता, एक अकेला व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है। मान लिया अगर हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी है और वो हमें किसी वस्तु के उसमें जो प्राइस भी लिखा है या उसकी कीमत इतनी है तो उससे भी ज़्यादा ले ली है, या हमें किसी चीज़ लेने के लिए ये कह जाती है कि नहीं ये नहीं है, अच्छी है, ये ले लो, तो अगर उसे लौटाने जाएगा तो वो अकेला वापस करने में या अकेला बात करने में वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कोई और तो बोल नहीं रहा है। मान लो उसी दुकान पे उसी जगह पे 10 लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं और उस 10 लोग उसमें खरीद रहे हैं या 10 या उसका इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, तो बोल भी नहीं रहे कुछ भी, और एक व्यक्ति के मन में है कि मैं बात करूँ, तो वो अपने आप को सोचेगा ये 10 नहीं बोल रहे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जैसे ये खरीद रहे ऐसे मैं खरीद लूँगा। तो वो अपने आप को ऐसे समझता है कि जैसे अगर मैं बोल गया तो ये सब भी मुझे उल्टा ये ना कहने लगे कि इसको क्या जरूरत पड़ी है, तो वो अपने आप को कमजोर समझता है। अगर सभी मिलकर बोलेंगे तो कहावत नहीं है कि एकता में बल होता है। तो खरीदी हुई वस्तु या सेवा के विषय में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डाल देता है। क्रेता जो होता है, जो विक्रेता बेचने वाला और क्रेता खरीदने वाला, वो सारा उत्तरदायित्व इसी पर डालता है कि आपको अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप कहीं और से ले लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी आप मेरे यहाँ से खरीदोगे। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है और आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने जो सामान खरीदा है वो
वापस मतलब पसंद नहीं आया तो कहीं और से खरीद लो। मानो बिक्री जो बिकी हुई चीज़ है उसके बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। जिसने एक बार चीज़ बेच दी है, अगर आप उसको घर लाने के बाद आपको पसंद नहीं आ रही है, या तो आपने एंड टू एंड उसको बोल दिया कि पसंद नहीं आए तो मैं कभी भी इसको वापस कर सकता हूँ, कभी भी क्या 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन जो भी वो समय दे। लेकिन आपने अगर नहीं बोला, ले आए और घर जाकर घर पे उसे किसी चीज़ को आपको पसंद नहीं आ रही है, घर वाले पसंद नहीं करते और आप वापस करने जाओ तो वो सारी आपके ऊपर ही थोप देगा, जी आपने पसंद करी थी अब तो ये वापस नहीं होगी। पहली बात तो यही रख देते हैं कि अब ये वापस नहीं होगी। अगर वापस करनी भी है तो वो आपको पूरे पैसे भी वापस नहीं देगा। पैसे तो लौटाते हैं, इसके बदले आपको कोई और चीज़ देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वापस नहीं करेगा। तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? खरीदने वाले की हो गई। इसलिए सबसे पहले चीज़ को देखकर, जिसे पसंद करके कोई भी चीज़ लेनी है तो संतुष्ट होकर ही खरीदनी चाहिए। वो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं रखते, उसकी जवाबदारी नहीं होती है बेचने वाले की कि हाँ हम अपनी जिम्मेदारी पर दे रहे हैं, फिर किसी भी दिन चेंज कर लेना। तो बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं। उदाहरणतः कभी कभी व्यापारी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं। वो अनुचित तरीके कैसे हैं? जैसे दुकानदार, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो दुकानदार से तो वो वजन तोलने में वो गड़बड़ कर देगा, तो वजन मतलब कम तोलेगा और पैसे आपको पूरे वजन उसके लेगा जितने आप मांग रहे हो। मान लिया 1 kg या 2 kg या 5 kg सामान मांग रहे हो तो वो उसमें कटौती कर लेगा। अगर किसी ने कि 1 किलो चीज़ है या 1 पाव है, उसी पे आपके 5 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये ऐसे ले लिया है तो वो शाम तक कितनी चीज़ें बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो वजन में कोई भी चीज़ तोलते हैं तो वजन कम कर देते हैं उसका, या व्यापारी शुल्कों को जोड़ देते हैं। जब व्यापारी कोई चीज़ व्यापार किसी का जैसे कपड़ा है, आप अगर किसी से उधार लेकर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख पाए कि ये पैसा अब नहीं बाद में दिया जाएगा, तो वो उसमें कोई भी उसका शुल्क जोड़ देते हैं, किसी भी तरह से पैसा ऐड कर देते हैं, चाहे उन्हें 50 रुपये या 100 रुपये फालतू क्यों ना जोड़ने पड़े। जिनका वर्णन वो पहले से नहीं करते, जिनके बारे में पहले से बताते भी नहीं है, लेने वाले को पता नहीं होता कि ये बात जब रखी नहीं जाती तो जब पैसे देने जाते तब पता लगती है उसको। या दोषपूर्ण मिलावटी वस्तुओं को बेचा, जैसे कोई चीज़ मिठाई की दुकान पे चले जाओ, कोई चीज़ खरीद रहे हो तो पैसे तो आपसे मांगे जा रहे हैं प्योर चीज़ के और वो मिलावट की चीज़ आपको दे देता है। हर तरह से मतलब अपना पैसा किसी ना किसी तरह से बचाना। तो ये सब क्या होता है? हर व्यक्ति का एक दूसरे से कोई ये शोषण ही तो होता है कि सही तरीके से किसी की चीज़ नहीं मतलब पैसा लेने में खड़े होते हैं जो बेचने वाला होता है, और जो लेने वाला था या तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए या उसे उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कोई भी चीज उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाला कोई चीज खरीद कर लेकर आया, उसे उस चीज में से संतुष्ट नहीं हुआ, वो असंतुष्ट है, तो वहाँ पे कहासुनी या कोई झगड़ा कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो वो क्या होता है, जब वो असंतोष के कारण ही तो आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं। बाजार में शोषण से उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। जब एक उपभोक्ता दीर्घ अवधि यानी कि बहुत लंबे समय तक एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं हो पाता तो सामान्यतः वह ब्रांड जो ब्रांडेड चीज़ है उसको खरीदना बंद कर देता है। मान लिया हम किसी दुकान से कहीं भी मार्केट से कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं और बहुत लंबे समय से खरीद रहे हैं, पूरा काफ़ी समय से बहुत अच्छे से जान पहचान है,
तो जब वो संतुष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी होती है, तो वो वहाँ से चीज़ खरीदना बंद ही करेगा फिर, क्योंकि चीज़ मतलब खरीदते खरीदते उसका विश्वास हट जाता है वहाँ से। जब कोई गड़बड़ करेगा, कोई गलत काम, गलत चीज़ देगा या पैसों में गड़बड़ करेगा, तभी तो उसका विश्वास हटेगा उपभोक्ता का। तो वहाँ से वो चीज़ खरीदना बंद कर देता था और उस दुकान से खरीदारी फिर धीरे धीरे जब एक ने खरीदना बंद कर दिया, ये तो सबसे ही गड़बड़ करता होगा, तो फिर एक दूसरे से सुनता है, तो ऐसे दुकान पे भी फर्क पड़ता है। फिर उसकी दुकान पे क्या होता है, लोगों का आना जाना फिर कम हो जाता है, कि कम सोचते हैं कि ये तो जब उसके साथ धोखा किया तो हमारे साथ भी करेगा। और इस प्रकार यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो खुद को ही अपने आप सावधान करके, मतलब अपने आप को सावधान इतना रखे, ये पहचान या जानकारी इस विषय में होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या अच्छी है, इसका रेट क्या है, ये देखने में अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या कितने समय तक ये चलेगी, इसकी अवधि कितनी है। तो संस्थाओं द्वारा लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व की कई वर्ष का समय, इस चीज़ को जानकारी करने में भारत का पूरे विश्व में पहले इतने जानकार नहीं थे। पहले तो आधी बातों का भी पता नहीं होता था कि पूरे भारत में क्या, अब अपने गांव में भी पता नहीं होता था कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन का जन्म भारत में अनुचित और अनैतिक व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक बल के रूप में हुआ। जमाखोरी, अत्यधिक खाद्य कमी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट करने के कारण किसी भी हर चीज में मिलावट का तो पता नहीं क्या इतना वो है कि कोई भी चीज अपनी सही उससे नहीं देना, कि इसमें मान लिया आप किसी से यहाँ से एक छोटी सी अपनी आप घरेलू में सभी को चीज़ की जरूरत होती है। अगर दूध ही लेने जा रहे हैं तो दूध वाला आपको प्योर दूध कोई देगा, वरना उसमें क्या करेगा, चाहे उसे आधा लीटर ही पानी पिलाना हो। तो मिलावट की करने की कुछ आदत पहले से चली आ रही है, लेकिन अब आदमी हर तरह से जागरूक होता जा रहा है। तो 1960 के दशक में सुनियोजित ढंग से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कौन से सन से हुआ? 1960 से 1970 तक, या इसमें कितने कई साल लग गए। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा व्यक्ति स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने लगा था। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले गलत कार्यों पर नजर रखने के लिए, राशन की दुकानों पे आप कहीं राशन लेने जाते हो तो वहाँ पे भी गड़बड़ होती थी। पहली बात तो राशन सही समय पे नहीं देते थे, तो राशन की दुकानों में होने वाले गलत कार्यों पर भी नजर रखने के लिए उपभोक्ता दर का निर्माण किया। पहले जो तोलने वाली चीज होती थी तो उसमें नीचे कुछ चिपका देना या उसमें कुछ अंतर कर देना। अगर 5-10 ग्राम 100 ग्राम चीज अपनी बच रही है तो वो ऐसे करते करते किलो में जाती है, किलो करते वो फिर दरियों में चली पहुंच जाती है। उपभोक्ता इंटरनेशनल आपको क्या था हमारा उपभोक्ता इंटरनेशनल। उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था बन गया है। इन सभी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बड़े स्तर पर और उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली में सुधार लाने के लिए व्यवसायिक कंपनी जो व्यवसाय चला रहे कंपनी जो चल रही हैं, व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हो पाया। 1986 में भारत सरकार द्वारा यह बृहत कदम उठाया गया, बहुत बड़ा कदम उठाया गया और जिसके तहत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बना। वो किस नाम से जाने लगा? उसको कोपरा नाम से जाना जाने लगा। कोपरा नाम से प्रचलित है ये। तो बच्चों जो मैं बताई थी आपको कि 1986 में जो कानून बना वो कोपरा नाम से प्रचलित है। इससे आगे की जानकारी हम दूसरे पार्ट में देंगे। धन्यवाद।